चलो विल सॉल्व द सम्स. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एलईक्यू. पेज नंबर बता दो आप लोग के नोट्स में. पेज नंबर क्या है? 276. ओके 276. Let's make it big. LEQ का क्वेश्चन नंबर 1. The mean of the following data is 6. Find the value of P. ये मैंने look at the data ना, ये ना पूरा सिलेबस जब पढ़ के हो जाएगा तब क्या डिफिकल्टीज आएगी मैं वो पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं. When you study the entire syllabus and you see this question in exam, sir x and y both are variables. मेरे को पूछा एरिथमेटिक मीन वाला कुछ तो क्वेश्चन है कि एरिथमेटिक मीन 6 है, मेरे को p फाइंड आउट करके दो. सर 2 रो वाला टेबल आता है ना, तो हमको इतना तो मालूम है डिस्क्रीट डेटा हो सकता है, बट डिस्क्रीट डेटा में व्हाट इज गिवन, एक ऑब्जर्वेशन दिया रहता है और एक, तो ये रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कौन ऑब्जर्वेशन है कौन फ्रीक्वेंसी है? ध्यान से सुनना मेरा बात. देयर आर 3 लॉजिक्स. द फर्स्ट 2 आर गुड लॉजिक्स. व्हेन दे फेल वी गो टू द वर्स्ट वन. पहला लॉजिक है आप दोनों रो ऑब्जर्व करने का, जिस रो में वैल्यू रिपीट होता है वो फ्रीक्वेंसी वाला रो होता है, क्योंकि ना ऑब्जर्वेशंस रिपीट नहीं होते, फ्रीक्वेंसी रिपीट होता है. फ्रीक्वेंसी कैन बी सेम. तो देखो तो क्या कोई ऐसा रो है जिसमें वैल्यू रिपीट हो रहा है? कौन सा रो है? y वाला रो. 3 3 रिपीट हो रहा है, 2 2 रिपीट हो रहा है, तो y फ्रीक्वेंसी है, तो अपने आप x इज ऑब्जर्वेशन. बट सर व्हाट इफ ऐसा नहीं है? ओके व्हाट इफ द वैल्यूज आर लाइक दिस? जस्ट अ सेकेंड. Just a second. What if the values are like this? 5 4 13 1 0 2 4 6 10 p plus 5. अब कोई भी रो में वैल्यू रिपीट हो रहा है? नहीं, तो पहला वाला लॉजिक फेल हो गया. देन द सेकेंड लॉजिक इज, जो रो अनऑर्गेनाइज्ड है वो फ्रीक्वेंसी होता है और जो ऑर्गेनाइज्ड है ना वो ऑब्जर्वेशन होता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी अकर्स रैंडमली. सो दैट रो इज अनऑर्गेनाइज्ड. ऐसा कोई रो है यहां पे जो अनऑर्गेनाइज्ड है? कौन सा वाला? y. 5 4 फिर 13 बढ़ गया, फिर वापस कम हो गया. जबकि आप x वाला रो देखो सिस्टमैटिक है, 2 4 6 10 असेंडिंग ऑर्डर है, जबकि ये अनऑर्गेनाइज्ड है. आर यू गेटिंग दिस? तो पहले ये देखना का क्या कोई रो में वैल्यू रिपीट हो रहा है? अगर रिपीट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी वाला रो है. वो फेल हो गया तो देखो कौन सा रो अनऑर्गेनाइज्ड है. जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो फ्रीक्वेंसी वाला रो है. और कभी कभी ऐसा होता है, इफ द डेटा इज इन दिस फॉर्म, ये देखो तो क्या किसी रो में वैल्यू रिपीट हो रहा है? नहीं. देखो तो कौन सा रो अनऑर्गेनाइज्ड है? एक भी नहीं. दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर, 5 4 3 1 0. दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, 2 4 6 10 एंड सो ऑन. बोथ आर ऑर्गेनाइज्ड. Are you getting this? So when this two good logic fails, we go to the worst one. कि नॉर्मली टेबल में पहला रो ऑब्जर्वेशन का होता है और दूसरा रो फ्रीक्वेंसी का होता है, वही पकड़ के चलना पड़ेगा. Are you getting this? ये एग्जाम में आप फेस करोगे करके वही से बता के रख रहा हूं. We go for two good logics, they fail, we go for the worst one. पब्लिक क्लियर है ना? तो इधर तो तुमने बराबर आंसर दे ही दिया था कि सर जो रो में वैल्यू रिपीट हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी है. तो आप अपने मेंसा नोट्स में लिख डालो that this is fi and this is xi. सिर्फ वहाँ पे लास्ट में 0 था तो हम लोग उसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो वो टेबल में नहीं आता. नहीं, क्यों नहीं? 0 फ्रीक्वेंसी वाला होता है ना, हमने सम सॉल्व किया है जहां पे फ्रीक्वेंसी 0 है, मोर देन लेस देन वाले में होता है. क्यों? हम लोग जब बाईवेरिएट वाला टेबल बनाते थे 11th स्टैंडर्ड में, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी बॉक्स एम्प्टी नहीं होते थे, तो उनका फ्रीक्वेंसी 0 होता था ना. हाँ, XI लिख डाला. चलो अभी इधर ही वी आर गोइंग टू यूज एक्स बार का फॉर्मूला विच इज समेशन fi xi अपॉन n. बराबर है हनी? वेन एवर फ्रीक्वेंसी इज इन्वॉल्व, हाउ डू वी फाइंड n?
एफ आई का टोटल, पब्लिक गेट मी एफ आई का टोटल 11, राइट? तो x बार 6 है, n का वैल्यू 11 है, समेशन एफ आई एक्स में क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टार्टिंग के एक्स आर एफ आई है ना, ये हम ओरली मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर में ऐड करेंगे, बट ये तो अपने को ही करना पड़ेगा ना। तो ऐसा आएगा 6 इक्वल टू नीचे 11, चलो करते जाओ तो कैलकुलेटर में 6 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 10 क्या आया? इतना गीला क्यों है? किसी ने यूज किए माइक अभी थोड़ी देर इसके पहले? सर यूज कर रहे थे? अरे यार, जब मेरे मन में वहम बैठो। हेलो, चलो, तुमने समेशन कितना बोला? 42 प्लस p प्लस 5 इंटू 2। आरती मैम को पूछो अपने पास इसका ये जो ये कवर होता है ना, दूसरा कवर है क्या? 2p प्लस 10 आएगा ना? अरे एफ आई एक्स है ना, 2 इंटू पी 2p 2 5 10। ये अभी ये तो अपन सीधा कैलकुलेटर पे कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे? सुनो सुनो सुनो, पहले 11 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर 42 सब्ट्रैक्ट होगा, 10 सब्ट्रैक्ट होगा और 2 डिवाइड होगा, p मिल जाएगा इन योर कैलसी। ओके, 6 इंटू 11 माइनस 42 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, बढ़िया है, p इक्वल टू 7। एनीवन कॉपिंग दिस? कौन सा वाला पार्ट? समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब हमें एफ आर एक्स आई को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है ना, तो यू मल्टीप्लाई ओरली एंड यू ऐड देम। 6 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मीडियन इज द सेकेंड क्वार्टाइल, करेक्ट। Q2 का नाम ही मीडियन होता है। थर्ड वन होमवर्क था। ओके, एक्चुअली ना थर्ड सम होमवर्क था। ओके, आई विल डिस्कस दैट। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ABCD 3 है, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1/A 1/B 1/C 1/D, उन्होंने डेटा को रेसिप्रोकल किया है ना, उसका ज्योमेट्रिक मीन भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, आंसर 1/3 आएगा। ये जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लोगे उसमें ये प्रॉपर्टी वो प्रोग्रेशन में कवर होता है कि अगर आप टर्म को रेसिप्रोकल करते हो तो उसका मीन भी लेकिन वो ज्योमेट्रिक मीन में। हाँ, सो आई कैन डायरेक्टली मार्क 1/3 वंस यू लर्न सीक्वेंस एंड सीरीज। कौन सा एवरेज हम लोग ग्राफिकली फिगर आउट कर सकते हैं? मोड एंड मीडियन, यस। एक हिस्टोग्राम से, दूसरा ओजाइव से। फिफ्थ वन फिलहाल सॉल्व नहीं कर सकते, वो नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है। सेवेंथ वन नहीं कर सकते, नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है। एथ वन, द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओजाइव्स विल टच द मीडियन ना, एसडीटी में पढ़ा है ना, दोनों ओजाइव जिधर इंटरसेक्ट करता है वो मीडियन देता है। टेंथ वन बाकी है। हाँ, वो लोग बोलते हैं देर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 10 लोग जो फेल हुए
उनका एवरेज था 2.5. द टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास was 281. Find the average marks of the students who passed. There are many ways to solve this sum. What I'll stick to is the logic that I taught you in classwork. If I look at this question, टोटल 50 बच्चों का क्लास है जिसको दो ग्रुप में तोड़ा गया है, एक फेल्ड का ग्रुप और एक पास का ग्रुप. दैट मीन्स अगर आप वो दोनों ग्रुप को कंबाइन करोगे तो पूरे क्लास का डेटा मिलता है. तो इधर मैं कंबाइंड एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता है. पब्लिक हाँ कि ना? तो LEQ का जो 10 सम है उसमें आप लोग लिखते जाओ मेरे साथ. एक फेल का ग्रुप, एक पास का ग्रुप. कितने बच्चे फेल हुए? अगर 10 बच्चे फेल हुए मतलब 40 पास हुए. 50 में से 10 फेल तो 40 पास. जो बच्चे फेल हुए उनका एवरेज कितना दिया है? 2 पॉइंट. और जो बच्चे पास हुए उनका एवरेज फाइंड आउट करना है. तो x2 बार इज क्वेश्चन मार्क. बराबर है. यू नो दैट when you talk about entire class बोला मतलब दोनों ग्रुप को कंबाइन करना पड़ेगा. तो कंबाइन मीन होगा. मेरे को बताओ पूरे क्लास का टोटल मार्क्स कितने हैं? 280. और क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? तो डोंट थिंक एंटायर क्लास का जो एवरेज है वो टोटल मार्क्स अपॉन टोटल बच्चे हो गए 281 by 250. ये सबको समझा कि नहीं? एंड नाउ व्हाट इज XC बार का फॉर्मूला पीपल? रिदम था N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1. तो N1 X1 बार दैट इज 25 प्लस N2 X2 बार. ओ सो सॉरी, मैंने इधर N1 N2 नहीं लिखा. आई एम सो सॉरी. N2 X2 बार विल बी 40 टाइम्स X2 bar upon N1 plus N2 which is 50 which is equal to 281 upon 50. हो गया सम. 50-50 कैंसिल. नाउ इन योर कैलसी 281 में से पहले 25 सब्ट्रैक्ट होगा और फिर 40 डिवाइड होगा. 281 माइनस 25 डिवाइड बाय 40. 6.4. 6.4. चलो आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 13. वन ऑफ द वेरी गुड सम्स दैट दे आस्क्ड इन फाउंडेशन एग्जाम. कितना सिंपल और कितना इंटरेस्टिंग है. वो बोलता है एक बंदा है जो 10 अलग अलग मार्केट से 5-5 रुपए के अंडे खरीदता है. फ्रॉम 10 डिफरेंट मार्केट इज बाइंग 5 रुपीज वर्थ ऑफ एग्स फ्रॉम ईच मार्केट. यू आर टू फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एग्स पर रुपी for all the markets taken together. What is the suitable form of average that you will go for? Which one? Harmonic mean. क्यों बेटा? एवरेज निकालने का बेस्ट मेथड है. एवरेज निकालने का बेस्ट मेथड तो GM है ऑन पेपर. मैंने बोला था ये बात. प्रैक्टिकली तो AM ज्यादा यूज होता है धर्म. प्रैक्टिकली तो AM ज्यादा यूजफुल है. सर यहाँ पे because they are asked them to find the average number of eggs per rupee. Okay. So per rupee 1 upon the number of eggs. Upon 5. 1 upon the number of x. Average number
पर रुपी है ना, तो पर रुपी में तो वो रुपी पर में आएगा ना। सर एवरेज नंबर ऑफ एक्स पर रुपी, तो 1 रुपए में कितना एग आएगा, मतलब वही रेसिप्रोकल करेंगे हम नंबर का, तो इसलिए सारे रेसिप्रोकल 60 रुपए तो अच्छे। किसका रेसिप्रोकल करेंगे? और एक मार्केट में कितने एग्स आते हैं उसका रेसिप्रोकल करोगे आप? कैसे? सर एवरेज नंबर ऑफ एग्स, दे आर आस्किंग यू द एवरेज रेट ऑफ एग्स। एवरेज रेट पूछ रहा है ना, और सर आपने तो मार्क कर रहे हैं एवरेज स्पीड, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज प्राइस एट विच द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड के लिए क्या यूज करने का? एचएम यूज करने का। और अगर आपको रेसिप्रोकल वाला लॉजिक यूज करना है तो दिस इट विल गो दिस वे। सोम सार्थक, डोंट यू थिंक जो मार्केट सस्ता होगा उधर मुझे 5 रुपए में ज्यादा अंडे मिलेंगे, और जो मार्केट महंगा होगा उधर मुझे 5 रुपए में? तो ध्यान से देख, मार्केट सस्ता तो 5 रुपए में अंडा ज्यादा, मार्केट महंगा तो 5 रुपए में अंडा। दैट इज वेयर द रेसिप्रोकल रिलेशन इज गेटिंग फॉलोड। एंड रेसिप्रोकल वाला रिलेशन कौन फॉलो करता है? एचएम। उसको सस्ते मार्केट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, महंगे मार्केट को कम इंपॉर्टेंस देना चाहिए। यस और नो? अगर रेसिप्रोकल वाला लॉजिक है तो दिस इज द लॉजिक। बट मैं तो बोलता है भाई साहब ने जो बोला, सर आपका नाम? सर्वेश। सुपर्ब है सर। एवरेज स्पीड, एवरेज प्राइस एट विच द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड एंड एवरेज रेट ऑफ चेंज। आपने लिखा है, मेरिट्स में भी टिक मार्क किया, अंडरलाइन भी किया, खत्म करो बात। सुपर्ब। लिख डालो, सिंस वी हैव टू फाइंड द एवरेज रेट ऑफ एग्स वी यूज HM। सिंस वी हैव टू फाइंड एवरेज रेट ऑफ एग्स वी यूज HM। चलो भाई नेक्स्ट वन, अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब देखो ना, जब आप ही देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देखोगे ना, आपको न्यूमेरिकल जैसा लगेगा, है लॉजिकल। द सेम इज गोइंग टू हैपन विद 14 सम। आप देखो, इसलिए ना बहुत सारे लोग मेरे को बहुत बार बोलते हैं, सर आप तो बोलते थे इतने सारे थियरी क्वेश्चन आते हैं, हमको तो कम दिखे। कम दिखे क्योंकि तूने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख, लगता न्यूमेरिकल है थियरी। लेट्स रीड द क्वेश्चन। कंपनी बोलता है पिछले 10 साल से ना हमारा एवरेज अर्निंग 40 करोड़ है। ओके, नाउ दे वांट टू ऑब्टेन द सेम एवरेज अर्निंग्स फॉर 11 ईयर्स इंक्लूडिंग दिस 10 ईयर्स। ये 10 साल का डेटा में उनको 11वां साल अटैच करना है, और अब उनको 11 साल का एवरेज अभी भी 40 करोड़ ही चाहिए। उनका एवरेज उनको चेंज नहीं करना है, तो 11th ईयर का वैल्यू क्या ऐड होना चाहिए? एग्जैक्टली तुम्हारे पूरे बैच का रिप्रेजेंटेटिव 40 करोड़ है। अब एक नया बंदा क्लास में एंट्री मार रहा है, तो मुझे डर लग रहा है कि इसके एंट्री मारने से मेरा एवरेज चेंज तो नहीं हो जाएगा। लेकिन समझो जिसने एंट्री मारा वो 40 है, तो तू खुश है ना कि तेरा रिप्रेजेंटेटिव 40 था और जो अंदर है वो भी 40 ही है, तो मेरे को रिप्रेजेंटेटिव चेंज नहीं करना पड़ेगा। पब्लिक आ गई ना? सुपर्ब। Question number 15. Simple yet beautiful. Simple yet beautiful. The rate of returns from 3 different shares are 100, 200 and 400% respectively. What is the average rate of returns? Average rate of returns बोला है, मेथड का नाम मेंशन नहीं है, बताओ मेरे को कौन सा? क्यों? एवरेज रेट ना, एवरेज रेट है, इसलिए क्या यूज करेगा? सुन सुन सुन, ये तूने 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया था, ओके, उससे तेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है। अगर तू मुझे बोल रहा है कि HM यूज करूं, दैट मींस यू आर सेइंग कि जिस पोर्टफोलियो से मेरे को ज्यादा रिटर्न मिला उसको कम इंपॉर्टेंस दूं, और जिधर कम रिटर्न मिला उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं। क्या लॉजिकली बराबर है? तो क्या यूज करेगा? क्यों? सुपर। अरे डेटा किसमें है? When data is in percentage, GM यूज करने का। मेरिट्स देखो GM का, 2 ही तो मेरिट टिक मार्क किया है। GM इज वेरी यूजफुल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर एंड व्हेन डेटा इज इन परसेंटेज, ये मैं लिखाया था। और दूसरा दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन फाइंडिंग द एवरेज रेट ऑफ चेंज। 2 ही टिक मार्क किया ना तुम। फिर
आर यू गेटिंग दिस? है ना सिंपल बट ब्यूटीफुल? तो लिखो नोटबुक में, सिंस डेटा इन परसेंटेज देयरफॉर वी यूज जीएम. एचएम यूज करेगा मर जाएगा. Since data in percentage, therefore we use GM. चलो अभी मेरे को ये बताओ, ये रॉ डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है, कंटिन्यूस डेटा है, क्या है? वेरी गुड, रॉ डेटा है. सुपर. कितना कितना ऑब्जर्वेशन है? क्या क्या है? कितना? 100, 200. तो अगर मैंने 3 ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई किया तो पावर में 1/3 आएगा. जितना मल्टीप्लाई किया पावर में उसका रेसिप्रोकल. 3 मल्टीप्लाई किया तो 1/3. पब्लिक 1/3 क्यूब रूट होता है ना. ये देख बचपन वाला मैथ्स. 1 इंटू 2 इंटू 4 8 होता है, और फिर 6 शून्य है. 0 0 0 0 0 0. अरे हाँ की ना, ये तो बचपन वाला मैथ्स है. तुम लोग को पता नहीं, मेरे टीचर ने तो मेरे को ऐसे ही सिखाया था. 8 का क्यूब रूट 2, 6 0 का क्यूब रूट मतलब 6/3, 2 0 बचता है. मेरा स्कूल अच्छा था, म्युनिसिपालिटी. 8 का क्यूब रूट इज 2 एंड 6 0 का क्यूब रूट इज 2. यस, आंसर आएगा 200%. ये जो है ना 6 0 पटेल है ना, नहीं चौधरी. ओ माय गॉड, योर सरनेम हैज अ वेटेज. सो प्लीज हैव अ लुक एट दिस. So what I basically did, can you see 3 zeros over here? So what I did, I converted those 6 zeros in 10 raised to 6. Is this readable to you? Ah, super. So now according to law of indices that has been taught to you by Trilok sir, if this entire thing is raised to 1/3 and the terms are in multiplication, so we can give this power to individual terms. Do you agree with me? So sir, what is 8 ka cube root? 8 ka cube root. I am not taking money to teach you this, and I will never tell you this. You have to tell me, Dhavipas, what is 8 ka cube root? Slowly gradually Rathod is degrading, depreciate हो रहा है. उसको कौन ही मार रहा है? अरे थोड़ा तो सटल बिहेव कर कि सर को पता चले. अबे कॉपी करना भी आर्ट है. आर्ट इजी नहीं है कॉपी करना, टैलेंट चाहिए उसके लिए. अबे 8 का क्यूब रूट 2 आता है. तू क्या बोला, मेरे को नहीं सुनाई दिया? तू 6 बोला ना, 2 बोला, मेरे को नहीं सुनाई दिया. तो तू खुद पे विश्वास रख. 8 का क्यूब रूट क्या आता है? 2. और ये लॉ ऑफ इंडाइसेस है ना, 1/3 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 1/3 2 होता है, मतलब वो 10 स्क्वायर हो गया. 10 स्क्वायर मतलब 100. सो 2 इंटू 100 इज 200. दैट्स हाउ वी यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस. क्या रे तुम लोग, तू क्या गुंडा बनेगा रे? Hey, this is the working, please. अभी जब ये सीए फाउंडेशन का एग्जाम चालू होगा ना, तभी एमसीक्यूज है ना, तभी ऐसा आएगा. अबे कुछ नया सोच. 15 साल से हमारा सुपरवाइजर यही देख रहा है. यही टाइम पे तेरे को आर्थराइटिस होता है. का एक नऊ कर यार, गेट सम, मतलब मेरे को भी कुछ सीखने मिले. 15 साल से यही देख रहा हूं मैं. चल नेक्स्ट सम कर दे.
Public, question number 18, very simple. When all observations have equal frequency, what will not exist? Perfect, mode will not exist. सबका frequency same, तो mode exist नहीं करेगा. हर क्वेश्चन लेक्चर के स्टार्ट में जो रिवाइज करते हैं, जो रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में है वही रिलेशन उनके एरिथमेटिक मीन, मीडियन और, तो देखो रिलेशन ये है z इक्वल टू ax प्लस बी, तो देखो सेम रिलेशन z बार x बार में, तो ट्रू है कि फॉल्स है? वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 21, तो वो लोग ने बोला है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज रेड्यूस्ड बाय 15. पब्लिक अंडरलाइन करो रेड्यूस्ड बाय 15. ये डोंट थिंक हर ऑब्जर्वेशन में से 15 आप सबट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है, तो रेड्यूस्ड बाय 15 के ऊपर लिखो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. दैट्स व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. तो अगर तुमने डेटा को 15 से सबट्रैक्ट किया है तो डोंट थिंक तुम्हारा एरिथमेटिक मीन भी 15 से सबट्रैक्ट होगा, गेट्स अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. ये ऑप्शन आएगा. 22 सिंपल इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज बहुत बार ना लोग घाई में क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं करते एंड दे इन्वेस्ट मोर टाइम दे रिक्वायर्ड. देखो ये सम देखो, जब इतना सारा डेटा देखते हैं एंड व्हेन पीपल रीड इज ना रैंक ऑफ मीडियन, वो लोग सीधा मीडियन ढूंढना स्टार्ट कर देते. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो लोग मीडियन पूछ ही नहीं रहे, वो आपको रैंक ऑफ मीडियन पूछ रहे. सुनो, रैंक ऑफ मीडियन मतलब कौन सा वह ऑब्जर्वेशन नंबर मीडियन की तरह काम करेगा. रैंक का मतलब होता है दे आर ओनली एक्सपेक्टिंग यू टू फाइंड ऑब्जर्वेशन नंबर. ए फॉर दैट यू डोंट हैव टू इवन अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. मैं तेरे को ट्रिक बताता है, काउंट करो कितना ऑब्जर्वेशन है. 10 बराबर, तो n का वैल्यू 10 हो गया. ये रॉ डेटा के लिए भी कार्तिक ने QI का फॉर्मूला क्या बोला था? n प्लस 1 अपॉन 4 इंटू ith ऑब्जर्वेशन. क्योंकि मीडियन का बात हो रहा है मतलब सेकेंड क्वार्टाइल है, तो इज गोइंग टू बी 10 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू टूथ ऑब्जर्वेशन. 10 प्लस 1 11 इंटू 2 22 by 4. दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन नंबर 5.5 इज योर मीडियन. वो उसका रैंक हुआ. कौन से ऑप्शन में दिया 5.5? आर यू गेटिंग द सम? कुछ लोग ना वो फिगर आउट नहीं कर पाते, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर मीडियन फाइंड आउट करते हैं, और फिर उनको आंसर ऑप्शन में नहीं दिखता तो नन ऑफ दिस मार्क करके आते हैं. मीडियन दिया ही नहीं ऑप्शन में, मीडियन का रैंक दिया है, तो आप इतना टाइम इन्वेस्ट करके गलत मार्क करके आओगे. अंडरलाइन द वर्ड रैंक और उसके ऊपर लिखो it means observation number. It means observation number. और फिर नोटबुक में लिखो क्वेश्चन नंबर 22, n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10, तो Q2 will be equal to 10 plus 1 upon 4 into tooth observation. Which is equal to 5.5. पब्लिक क्लियर है? ट्वेंटी फोर्थ ये टॉपिक का सम नहीं है. चलो 25 सबको मालूम है, हिस्टोग्राम की मदद से हम कौन सा एवरेज निकाल सकते हैं? मोड ले सकते हो, लो D5 लो, तो उसमें फॉर्मूला में अपॉन क्या आएगा? 10 आएगा. तो 10 प्लस 1 11, 11 अपॉन 10 इंटू 5 करो, 11 बाई 10 इंटू 5.5 आएगा. आप मीडियन के लिए कोई भी यूज करो, है तो लॉजिक सेम ही. एब्सोल्युटली. पब्लिक, क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29. हाँ, दिस इज व्हाट नॉर्मली हैपेंस इन CA इंटर. यू लूज योर माइंड. वो हलचल मूवी का राजपाल याद हो जाता है, मैं पागल
रास्ते पे घूमते हो लोग, फिर अभी नवरात्रि में दिखेंगे तुमको। कोई भी पैसा मांगे देना मत। ये देखो, वो लोग ने डेटा का मीडियन पूछा, मीडियन। ये चेक करो, डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, वो भी काम दे दिया है। रॉ डेटा की डिस्क्रीट की कंटिन्यूस, तो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं ना। काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, तो मीडियन विल बी अरिथमेटिक मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज। विच आर द टू मिडल वैल्यूज? 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस आर द टू मिडल वैल्यूज। सर्कल देम 10, 11 और निकालो मीडियन। वेरी गुड, 10.5, 10 प्लस 11/2। क्वेश्चन नंबर 30, सो सिंपल। वो बोलता है 20 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है दैट इज 5। ओके, ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय, अंडरलाइन करो, मल्टीप्लाइड बाय 3, नीचे लिखो चेंज ऑफ स्केल। आपने हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब चेंज ऑफ स्केल। ये तो डोंट यू थिंक एरिथमेटिक मीन पे भी वो सेम इंपैक्ट अप्लाई होगा? तो वो भी अब 5 का क्या हो जाएगा? 15, बराबर ना? 5 का हो जाएगा 15। डन विद दिस। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखो। 31, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 6, 24 एंड 48 पूछा है। ये पब्लिक रॉ डेटा है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो डोंट यू थिंक ज्योमेट्रिक मीन विल बी 3 into 6 into 24 into 48 the whole raised to 1/4। ये सुनो, 1/4 is within the capacity of your calculator। स्क्वायर रूट को 2 बार प्रेस करता है तो 1/4 होता है ना, 1/2 into 1/2। तो ये तो एक ही फ्लो में मिलेगा ना। यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, प्रेस इक्वल टू एंड देन प्रेस स्क्वायर रूट ट्वाइस, खत्म हो गया सब। 3 into 6 into 24 into 48 इक्वल टू स्क्वायर रूट। आप चाहिए तो अपने रेफरेंस के लिए लिख के रखो, प्रेस स्क्वायर रूट ट्वाइस, रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। (32) The algebraic sum of deviation of set of values from the arithmetic mean is। इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करो पब्लिक। सम का मतलब समेशन, डिविएशन का मतलब डिफरेंस, सेट ऑफ वैल्यूज मतलब ऑब्जर्वेशन दैट इज xi, अरिथमेटिक मीन मतलब, सो दे आर टॉकिंग अबाउट समेशन ऑफ xi माइनस x बार इक्वल टू 0। इनको फाउंडेशन लेवल पे लाना। अरे अरे ये चलो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, सुन सुन सुन, अब सुन सुन, मेरा बात सुन, मेरा बात सुन। क्वेश्चन नंबर 33 देख, वजन दिया, वजन, तेरे नंबर्स का वजन तेरा भी बढ़ चुका है, उसका
ये फ्रीक्वेंसी दी है और देख तुझे क्या पूछा है। हाँ, इसका मतलब हरामी मानुस नहीं होता, समझ रहे तू? मेरे भाई और उनकी बहनों, बात समझ में आ रहा है? हाँ, अभी क्या उनका गुण थोड़ा अंदर गया। चल क्वेश्चन नंबर 33 देगा भाई, चल बस हो गया। Now this is a very simple sum. They are telling you the weights for the numbers 1 2 3 n, मतलब इन ऑब्जर्वेशंस का जो वेट्स है वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर है, और अपने को वेटेड हार्मोनिक मीन पूछा है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेटेड HM। ए डू यू एग्री ये डिस्क्रीट डेटा है, ऑब्जर्वेशंस विद फ्रीक्वेंसी। ये मैंने आप लोगों को ये सब फॉर्मूला लिखा है, सम ऑफ सुपर। देन लेट्स गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 33। ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 अप टू n। फ्रीक्वेंसी है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। नाउ बी केयरफुल। मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं जो हमने डिस्कस किया था। हार्मोनिक मीन जब डिस्क्रीट डेटा के लिए यूज करते हैं, न्यूमरेटर में कैपिटल लेना था। वी नो n इज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, एंड ये फॉर्मूला हमने लिखा था डिनोमिनेटर में इट इज, एक मिनट देख लो, इट इज f1 अपॉन x1, f2 अपॉन x2, f3 अपॉन x3 एंड सो ऑन। आपने वो लिखा भी है हार्मोनिक मीन में। यस, वी हैव रिटन दैट। मेंसा नोट्स में लिखा है, मेंसा नोट्स में, मेंसा नोट्स में। ध्रुवा चौहान आया है क्या? कौन? ध्रुवा चौहान। दुर्वा चौहान, हाँ आइए। अच्छा, ये माउथ पीस अपने पास दूसरा है क्या? हाँ देखो ना, अगर हेडफोन भी दूसरा है तो दो ना। वो मैंने तुषार को बोला था, तुषार आके ऑफिस में इन्फॉर्म भी किया क्या? ये आपने क्लासिफाइड नहीं किया है? हाँ, मैंने आधी बात okay, so now this is the formula that we have written in our notes. Now you know n का मतलब total frequency होता है, and people when you add all the frequencies of this column, तो ये वो फॉर्मूला है जो मैंने आपको लिखवाया था। दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। एंड f1 अपॉन x1 है, f1 अपॉन x1, 1 स्क्वायर अपॉन 1 इज 1, 2 स्क्वायर अपॉन 2 इज 2, 3 स्क्वायर अपॉन 3 is 3, and likewise this will go up to n. n square upon n is n. प्लीज दोनों का फॉर्मूला देखो जो मैंने लिखा है, प्लीज यूज इट इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपने माइक खोले ना, माइक और हेडफोन। हाँ, हेडफोन हेडफोन। हेडफोन तो न्यूमरेटर विल बी n, n plus 1, 2n plus 1 upon 6, and denominator will be n, n plus 1 upon 2. बराबर? Clearly you can see n plus 1 कैंसिल हो रहा है, करेक्ट। 6 और 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो 2n plus 1 by 3 is the answer है ऑप्शन में।
अच्छा समय। तो सिर्फ आपको ये चाहिए ना, ये वायर निकाला। मेरे को हेडफोन चाहिए बस। हेलो हेलो। तो दिस विल बी 4 अपॉन ये 6 बनेगा। सो दैट्स बेसिकली 4/16। आंसर फ्रैक्शन में डेसिमल में, तो 4/16 इज 1/4। 4/16 इज 1/4। ओके फाइन। चलो विद दिस अपना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डन। अच्छा अभी इसी का कंटिन्यूएशन कम टू पेज नंबर 283।
So if you know MOCT, measure of central tendency, then only we can study the second topic. ये continuation ही है. एक मिनट ना.